नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे नॉवल की गहराइयों में उतरेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला की। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त कोट से जो इस नॉवल की आत्मा को पकड़ता है। ये शब्द हैं पैमेला के, एक नौकरानी के जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रही है। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कहना कि एक नौकर की आत्मा भी एक राजकुमारी की आत्मा के बराबर है, ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी विचार था। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम इन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ऑथर और उस दौर से जब ये नॉवल एक बेस्टसेलर बना, फिर कहानी के प्लॉट को समझेंगे, उसके बाद नॉवल के बड़े सवालों पर गौर करेंगे, फिर इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी को देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि पैमेला आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सेक्शन 1 एन 18th सेंचुरी बेस्टसेलर। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इस नॉवल को और इसके लेखक को और देखते हैं कि ये अपने समय का बेस्टसेलर कैसे बना। ये है सैमुअल रिचर्डसन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पेशे से एक प्रिंटर थे, कोई बड़े राइटर नहीं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश नॉवल का पूरा खेल ही बदल दिया। पैमेला से पहले ज्यादातर कहानियां राजाओं, योद्धाओं और उनके बड़े बड़े एडवेंचर्स के बारे में होती थी। रिचर्डसन ने फोकस को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ा, एक आम लड़की के मन, उसकी साइकोलॉजी और उसके इमोशंस की गहराइयों में। तो चलिए कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। नॉवल का पूरा नाम है पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, जो 1740 में पब्लिश हुई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है इसका जॉनरे, एपिस्टलरी नॉवल। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी कहानी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बताई गई है, और इस केस में ये डॉक्यूमेंट्स हैं चिट्ठियां, यानी लेटर। इसी टेक्निक को रिचर्डसन ने एक नाम दिया था, राइटिंग टू द मोमेंट। इसका मतलब है कि कैरेक्टर्स घटना के तुरंत बाद अपने अनुभव लिखते हैं। इससे होता यह है कि हम यानी रीडर्स को उनकी हर फीलिंग, हर डर, हर खुशी बहुत रियल और इमीडिएट लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम उनके साथ उसी पल में सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। और पब्लिक इस किताब के लिए पागल हो गई। ये एक ऐसी सेंसेशन बन गई जिससे एक कल्चरल क्रेज को शुरू हुआ, जिसका नाम पड़ा पैमेलिटिस। आप इसे 18th सेंचुरी का वायरल टीवी सीरीज समझ सकते हैं। अमीर लोग अपने ड्राइंग रूम्स में, नौकर किचन में, हर सोशल क्लास के लोग इसे पढ़ रहे थे और इस पर बहस कर रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या कहानी थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया? इसके दिल में है एक ट्रायल, एक परीक्षा, जिसमें एक नौजवान लड़की अपने सम्मान और अपनी आज़ादी को एक ताकतवर आदमी से बचाने की कोशिश करती है। यह कहानी 2 अलग अलग जगहों पर अनफोल्ड होती है, जो उसकी परीक्षा के 2 अलग अलग स्टेजेस हैं। शुरुआत होती है बेडफोर्डशायर एस्टेट से, जहां उसके साथ हरासमेंट शुरू होता है। फिर कहानी लिंकनशायर एस्टेट पहुंचती है, जहां पैमेला को एक तरह से कैद कर लिया जाता है और उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहानी तब शुरू होती है जब 15 साल की नौकरानी पैमेला की मालकिन की मौत हो जाती है और उनका बेटा, जिसे सिर्फ मिस्टर बी के नाम से जाना जाता है, घर का नया मालिक बनता है। वो पैमेला को परेशान करना शुरू कर देता है, लेकिन पैमेला हर बार उसका विरोध करती है और हर घटना को चिट्ठियों में लिखकर अपने माता पिता को बताती रहती। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मिस्टर बी पैमेला को किडनैप करके अपने एक दूरदराज लिंकनशायर एस्टेट में कैद कर देता है। वहां पैमेला चुपके से एक जर्नल लिखती है, जिसमें वो अपने डर और अपने दृढ़ निश्चय के बारे में लिखती है। जब मिस्टर बी को ये जर्नल मिलती है और वो उसे पढ़ता है, तो उसे पैमेला की असली मासूमियत, उसके डर और उसकी हिम्मत का एहसास होता है। उसके शब्दों ने वो कर दिखाया जो उसका विरोध नहीं कर सका। उन्होंने मिस्टर बी का दिल बदल दिया। यह है कहानी के मुख्य किरदार। नॉवेल का पूरा फोकस पैमेला और मिस्टर बी के बीच के पावर डायनामिक पर है। एक तरफ पैमेला है जो सद्गुण और सिद्धांत को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ मिस्टर बी जो अमीर वर्ग की ताकत और अहंकार को दिखाता है। इनके अलावा मिसेस जूब जैसी क्रूर हाउसकीपर है, और मिस्टर बी की बहन लेडी डावर्स जो इस बात से दहशत में है कि उसका भाई एक नौकरानी से शादी कर लेगा, और वो उस दौर के क्लास भेदभाव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस नॉवल की असली ताकत उन सवालों में है जो ये हमसे पूछने पर मजबूर करती है। चलिए अब उन मेजर थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने इस नॉवल को इतना विवादास्पद और कंपेलिंग बनाया। हम 4 मुख्य विषयों पर फोकस करेंगे। वर्च्यू यानी सद्गुण, क्या ये एक सौदे की चीज है? दूसरा, क्लास सिस्टम और सोशल मोबिलिटी की संभावना। तीसरा, जेंडर और पावर का रिश्ता। और आखिर में लिखे हुए शब्दों की जबरदस्त ताकत। एक सबसे बड़ी बहस जो ये नॉवल शुरू करती है वो पैमेला के वर्च्यू के बारे में है। क्या ये उसकी सच्ची नैतिकता है, या ये एक ऐसी चीज़ है जिसे वो स्ट्रेटेजिकली सबसे अच्छी कीमत मिलने तक बचा कर रखती है, और वो कीमत है एक अमीर आदमी से शादी।
नॉवेल का सबटाइटल वर्च्यू रिवॉर्डेड यानी सद्गुण का इनाम जरूर इस तरफ इशारा करता है कि उसकी पवित्रता उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी जिसे एक इनाम के लिए एक्सचेंज किया जाना था। हमें ये याद रखना होगा कि 18वीं सेंचुरी में एक नौकरानी का अपने मालिक से शादी करना एक रैडिकल, एकदम ना सोचने वाली बात थी। ये नॉवल उस समय के कठोर सोशल हायरार्की को सीधे सीधे चैलेंज करता है और ये विचार सामने रखता है कि असली शराफत आपके कैरेक्टर और नैतिकता से आती है, ना कि उस परिवार से जिसमें आप पैदा हुए हैं। लेकिन हर कोई इस सद्गुण के इनाम वाली कहानी से सहमत नहीं था। इस नॉवल की जबरदस्त सफलता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बैकलैश भी हुआ, जिससे एक पूरी लहर शुरू हुई जिसे आज एंटी पैमेला लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और ये स्लाइड इस बहस को बिल्कुल साफ दिखाती है। पैमेला की सफलता के ठीक 1 साल बाद मशहूर लेखक हेनरी फील्डिंग ने एक बहुत ही तीखा और मजेदार पैरोडी लिखा जिसका नाम था शैमेला। इसमें उन्होंने हीरोइन को एक सद्गुनी लड़की की तरह नहीं बल्कि एक चालाक और मैनिपुलेटिव सोशल क्लाइंबर की तरह दिखाया जो सिर्फ पवित्र होने का नाटक कर रही है ताकि वो एक अमीर पति को अपने जाल में फंसा सके। इस पैरोडी ने समाज की एक असली चिंता को उजागर किया और ये सवाल खड़ा किया, क्या पैमेला सच में मासूम है या बस बहुत ज्यादा चतुर? तो लगभग 300 साल बाद भी हम इस नॉवल को क्यों पढ़ और समझ रहे हैं? इसकी ऐसी क्या विरासत है जो आज तक जिंदा है? पैमेला कई रीजन से सिग्निफिकेंट है। इसने मॉडर्न नॉवल, खासकर साइकोलॉजिकल नॉवल की नींव रखी, जो एक कैरेक्टर की अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करता है। इसने ये भी दिखाया कि लिखने का काम कैसे कमज़ोर लोगों को आवाज़ दे सकता है। और शायद सबसे ज़रूरी, ये आज भी मोरालिटी, कंसेंट और क्लास जैसे हमेशा रेलेवेंट रहने वाले मुद्दों पर जरूरी बहस छेड़ता है। और इसी के साथ हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज हमें पैमेला को किस नज़र से देखना चाहिए? क्या वो एक फेमिनिस्ट आइकॉन है जो अपने पास मौजूद सीमित हथियारों, अपने सद्गुण और अपनी कलम का इस्तेमाल करके एक पैट्रियार्कल दुनिया में सफल होती है? या फिर उसकी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी है जो अंत में एक अब्यूज़र को इनाम देती है? ये फैक्ट कि हम आज भी इस पर इतनी गर्मागर्म बहस कर सकते हैं, इस नॉवल की अनंत शक्ति का सबूत है। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।